आज पूरा देश इस संसद को देख रहा होगा। पूरे देश की सीमाओं पर 15,000 किलोमीटर भारत की सीमा को सुरक्षा करने वाले हमारे जवान, हमारे अधिकारी आज हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी जी की सरकार उन जवानों के साथ, उन अधिकारियों के साथ जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ अन्याय करने जा रही है, घोर पाप करने जा रही है। इसलिए महोदया, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक फिल्म आई थी बॉर्डर, उस फिल्म का गाना था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदया, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं, सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदया? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है कैडर रिव्यू विद इन 6 months, स्लोली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स विद इन 2 years। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है महोदया, ये लोग बदल रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पर निर्णय आया। जब संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था तो जिन सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा होने के बाद 7 साल तक क्षमा याचना लंबित रखी गई थी, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। दूसरा, और इतना ही नहीं, उस समय उन लोगों ने आक्रोश में आकर अपने मेडल वापस कर दिए थे, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं, मगर सोनिया जी की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे, पर बकौल सलमान खुर्शीद बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार के हमारे सुरक्षा बलों के मॉरल के ऊपर किस ढंग की राजनीति की जाती थी। परंतु हमारी सरकार तीनों स्तरों पर, जवान, मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीनों की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगर आप ये देखें तो सरकार ने व्यवस्था की है कि आईजी के लिए 50% पद सहायक कमांडेंट संवर्ग से भरे जाएंगे और 50% आईपीएस से। एडिशनल डीजी में 67% आईपीएस से और 1/3 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट स्तर से ली जाएंगी। डीजी पद पे जो रहेंगे वो आईपीएस अधिकारी रहेंगे। अगर इस ढंग से हम देखें तो इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, जो कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई
और इंस्पेक्टर तक लगभग 4 प्रमोशन मिलेंगे, 5वां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 4 प्रमोशन ग्रुप ए वालों को भी मिलेंगे और वो भी 5वां और 6ठा भी पा सकते हैं, एडिशनल डीजी तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो आईपीएस संवर्ग के बारे में कहा जा रहा है उनको भी सामान्यतः 4-5 प्रमोशन ही मिलते हैं। एडिशनल एसपी से शुरू होते हैं, एसपी, देन एसएसपी, देन एसएसपी डीआईजी इक्विवेलेंट रैंक, देन आईजी और एडिशनल डीजी। हर आईपीएस डीजी नहीं बनता है, यानी उनको भी लगभग उतने ही अवसर मिलेंगे जितने कि अन्य लोगों को मिलेंगे। मगर जो मॉरल की बात कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो हमारे जवान हैं उनमें से बहुत से लोग निरीक्षक स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो जवान रिटायर होगा, यानी जो कांस्टेबल स्तर के ऊपर अपॉइंट होते हैं, जब वो रिटायर होंगे, अगर उस समय तक उनका पूरा कार्य व्यवहार अच्छा है, 5 साल का एसीआर अच्छा है, तो रिटायरमेंट के समय उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होगा, परंतु एक रैंक ऊपर की ऑनरेरी रैंक दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो हमारे बलों का मनोबल ध्यान रखने की बात करने का बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तीसरी बात, जो आईपीएस ऑफिसर्स के संदर्भ में कहा जाता है, तो मैं ये भी विनम्रता से अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, एनटीआरओ, आरएडब्ल्यू, सभी में तो डीजी, एडिशनल डीजी आईपीएस ही होते हैं। तो अगर यहां पर यह व्यवस्था है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या होने की बात है। फिर भी यदि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ विपक्ष में नहीं, कई जगह सत्ता में भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आज तक जितनी सरकारें रही हैं और वर्तमान में जितनी राज्य सरकारें हैं, कितने डीजीपी आपने गैर आईपीएस बनाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सेंट्रल एजेंसीज के चीफ आपने कितने गैर आईपीएस बनाए हैं? और यह विषय सिर्फ आईपीएस और नॉन आईपीएस का नहीं है, विषय यह है कि आज के समय में जब व्यवस्थाएं इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती चली जा रही हैं, तो उस समय में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अगर आपको एनआईए के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, बीएसएफ को, और उधर स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, तो जिन लोगों को स्टेट पुलिस में धरातल पर काम करने का भी अवसर मिला हो और दूसरी एजेंसीज में भी वो समान रूप से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस कारण से वो कोऑर्डिनेशन अधिक बेहतर और प्रभावी हो सकता है। इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूं कि अगर सीआईएसएफ स्टेट ये एयरपोर्ट को देखती है और उन्हें सूचना मिले किसी स्टेट की इंटेलिजेंस से कि कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति आया है जो कहीं पर सीआरपीएफ को चकमा देकर आने में सफल हो गया है और उसके बारे में एनटीआरओ से कोई इनपुट आया है, तो अब आप सोचिए आज के जमाने में यदि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ट्रैक करना है तो ऐसा संवर्ग ऊपर के लेवल पे चाहिए जो उन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं रह चुका हो और उन जगहों पर कार्य करने का उसको अनुभव हो। तो मुझे लगता है यह व्यवस्था किसी के खिलाफ नहीं है, सबको न्याय देने के लिए और सबकी वस्तुस्थिति को अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए की गई है।